मुझे। जी मैम, 3 बाई 6 फीट का। अच्छा जी, ठीक है। और उनके एक छात्र के लिए एक जगह पूरी बताई थी कि उतने फीट होनी चाहिए, वो कितना था? प्रत्येक प्रत्येक छात्र को लगभग 40 वर्ग फीट स्थान उपलब्ध होना चाहिए। हाँ ठीक है। तो इसको 40 वर्ग फीट आपको पूरा याद करना है, सिर्फ 40 नहीं बताना है, ठीक है? क्योंकि उसमें और कुछ भी सेंटीमीटर्स में भी दे सकते हैं, मीटर्स में भी दे सकते हैं, फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। जी मैम। और कुछ? हाँ जी। और हमने कुछ पढ़ा था कल की, जो समस्यात्मक जो छात्र होते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्लास में, उनके लिए हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। तो एक एक करके मुझे बताएं। लता जी मुझे बताएंगी। एक पॉइंट बताना है बस लता जी आपको। ओके। छात्रों और अध्यापक को फ्रेंडली रहना चाहिए, मगर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो छात्र, आप अध्यापक हो और वो एक छात्र है। हम्म। और ठीक है। जब और एक बताओ क्या आगे रखा। ठीक। कोई बच्चा पढ़ाई रोककर सवाल आपसे पूछ रहा है, क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसे शांत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये भी बताया था कि आप पहले तो उससे पहले अच्छे से समझाएंगे कि आप शांत बैठो, फिर भी वो समझ नहीं रहा है तो मतलब आप उसको बाहर भेजो। और उसके बाद बाहर भी उसे ज्यादा देर तक मत रुको, फिर से जल्दी शीघ्र ही वापस लाओ, देन उसे बुलाओ। हाँ, ये वाले पॉइंट। ठीक है। साक्षी जी, इसमें कुछ छूटा है क्या? आप बताओगे? जी मैम, इसमें और एक पॉइंट था कि मतलब छात्रों की सहायता करने में अध्यापक की प्रभावशाली धैर्य व सूझबूझ पर भी निर्भर करता है। मतलब अध्यापक कितना प्रभावशाली है, धैर्य है, और कितनी सूझबूझ के साथ बच्चों को हैंडल करता है। अगर वो मिसबिहेव करते हैं तो इस पर भी निर्भर करता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। और कुछ इसमें बचा है? राखी जी, इससे अलग कुछ जो हमने कल पॉइंट्स एक पढ़े थे? एक और है मैम, छात्र और हाँ जी। अध्यापक में मनमुटाव नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। ठीक है। और संध्या जी, आप कुछ बता रहे हो? नो मैम, गलती से। ठीक है। ठीक आपने है ये भी तो बोला कल। था कि अगर छात्र अगर ज्यादा अगर परेशान कर रहा है, क्लास में सबको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको हमको समझाना चाहिए। अगर वो ना सुने तो फिर उसको हम फिर से क्वेश्चन करें, ताकि वो बैठ जाए, चुप बैठ जाए। हाँ, उसमें ये पॉइंट ये था कि आप लोग को क्या करना है, जब कोई स्टूडेंट ऐसा कर रहा है तो सारा काम रोक के एक बार उसको थोड़ी देर देखो, और फिर उससे ही क्वेश्चन करो। और अगर वो उसके बाद भी नहीं मान रहा है तो उस चीज को छोड़ के जो हम काम कर रहे हैं, कुछ और काम कर सकते हैं हम उस टाइम पे। ठीक है, तो ये था ये पॉइंट। ठीक है, तो कल का आप लोग को सब क्लियर है? अब हम आगे की करते हैं शुरू। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो कल हमने सबसे पहले पढ़े थे, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स थे, जिसमें फ्रीडम, फ्रेंडली बिहेवियर, म्यूचुअल हेल्प, ये था। उसके बाद 4 वर्गों में विभाजित किया था हमने छात्रों को: बिगनर्स, एक्सपीरियंस ग्रुप, स्कूल स्टूडेंट्स और स्पेशल ग्रुप। और अच्छा, आप बताइए, स्कूल स्टूडेंट्स में कितनी एज बताई थी उनकी? 6 to 18। हाँ जी।
6 से 18, ठीक है। उसमें कुछ अलग से कुछ बताया गया था क्या? स्कूल स्टूडेंट्स वाला जो पॉइंट था, इसमें कुछ बताया गया था अलग से, वो बताओगे आप मुझे? कि इसमें किस चीज का हमें ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है हमें? उनकी एज और नेचर के अनुसार आसन लेने चाहिए। हाँ, उनकी बॉडी टाइप और उनके नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये था। फिर उसके बाद समस्यात्मक छात्रों के बारे में हमने पढ़ा था कुछ पॉइंट्स। उसके बाद बैठने की व्यवस्था पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, और निर्देशन भी पढ़ लिए थे ना, यस। किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार इसको भी थोड़ा समराइज कर दो आप लोग, आप में से कोई भी समराइज करना है 2 मिनट में। ओके, मैं करूँ? हाँ जी, हाँ जी, करो। हाँ। अभ्यास की समाप्ति पर अपने जो अशुद्धियां हैं उसे आपको सुधारना है, किसी की सहायता से लेकर, और ये नौबत ना आए कि आपको दोबारा मतलब नौबत ना आए फिर से आप गलती करें। व्यवहारिक निर्देशन छात्रों को शुद्ध और प्रभावी होना चाहिए। और उसके बाद आपने निर्देशन बताए थे कि निर्देशन देने से पहले छात्रों को ध्यान, मतलब छात्रों का ध्यान अपने तरफ कर ले, और जब भी कोई लंबा स्पष्टीकरण देना हो तो छात्रों को निकट बिठाकर समझाइए, और निर्देशन संक्षिप्त हो, स्पष्ट और मंद गति से समय देकर आपको समझाना है। एक समय एक ही निर्देशन दे। छात्रों का ध्यान आकर्षित बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का आपको प्रयोग करना है यहाँ पे। फिर भी छात्रों को पहली बार आप बताते और समझ में नहीं आ रहा था, फिर से उसे परिवर्तित शब्दों में समझाए। प्रत्येक क्रिया अभ्यास प्रारंभ किए जाने के पूर्व उसकी क्रिया विधि आपको स्पष्ट करनी चाहिए, ये बात। जी, ठीक है। ठीक है, सब लोग को समझ में आया ना? यस मैम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें है दृश्य श्रव्य साधन, मीन्स जो हम देख के और सुन के ऐसे वाले साधनों का यूज के बारे में बताया है। तो इसमें क्या है, परिणाम स्वरूप पाठ रोचक बनता है और छात्र भी पाठ समझने में रुचि लेते हैं। मीन्स जब हमें कुछ चीज दिख भी रही है और हम उसको सुन भी रहे हैं तो वो ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है समझने के लिए, और जो स्टूडेंट्स है वो भी उसमें रुचि लेते हैं। अतः यह कार्य अध्यापन विधि का एक महत्वपूर्ण भाग है। छात्रों के प्रतिशत मतलब रिस्पॉन्स से यह जाना जा सकता है कि साधन प्रभावी है या नहीं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो ये वाली जो क्रिया है ना, कि दृश्य और श्रव्य, हम दिखा भी रहे हैं वो चीज और उसको बोल भी रहे, समझा भी रहे, तो वो बहुत ज्यादा मतलब उससे अच्छे रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो साधन है वो बहुत प्रभावी है, इफेक्टिव है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा करने से अध्यापक छात्र से अच्छे प्रकार संपर्क साध लेते हैं। साथ ही अध्यापक को यौगिक अभ्यास को प्रदर्शित करते हुए उनको सैद्धांतिक पक्ष का स्पष्टीकरण देते रहना चाहिए। तो इसमें क्या बताया है कि जब हम दोनों की हेल्प से पढ़ाते हैं, कुछ दिखा के भी और बोल के भी, तो जो स्टूडेंट है वो ज्यादा कनेक्ट हो पाता है टीचर से। और साथ ही जो हम कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं उसी टाइम, जो भी मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, उसी टाइम में कुछ सैद्धांतिक पक्ष मतलब उसका कुछ साइंटिफिक रीजन अगर उसमें देती रहूं तो वो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, कि जैसे कुछ हम एग्जाम्पल्स देते हैं क्लास में कि आर्ट से रिलेटेड, कि हम जैसे योगा क्लासेस से रिलेटेड इसमें एग्जाम्पल्स देते हैं, तो आप लोग को वो और ज्यादा समझ में आता है। ठीक है। उसके बाद है छात्रों द्वारा किसी अभ्यास को किए जाने के पूर्व उसे दृश्य प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत करना प्रभावी होता है। मतलब जो भी कोई प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, उनको किए जाने के पूर्व उसके पहले दृश्य प्रदर्शन, मतलब वो पहले देख ले,
उस चीज को। जैसे हम योगा क्लास की फिर से बात करते हैं, अगर हमें एक प्रैक्टिस करनी है तो हमारे टीचर ने वो पहले करके दिखा दी, उसके बाद हम उस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, तो वो ज्यादा प्रभावी होगी। हम जब देख के और तब उसके बाद कर रहे हैं तो वो ज्यादा प्रभावी होगी। ठीक है, तो इसमें दृश्य श्रव्य साधन के अच्छे रिजल्ट के बारे में ही बात की गई है। अच्छा, जो इसमें साइड में एक फोटो मैंने लगाया है, ये एक उसके लिए है कि हमें किस किस तरह से क्लास को बैठाना चाहिए। तो देखिए, पहला जो है उसमें क्या है कि ऐसे एक पूरे लाइन में बच्चे बैठे हैं और उनके बीच बीच में जो स्पेस है उसमें बच्चे बैठे हैं, तो वो दोनों कनेक्ट हो सकते हैं अच्छे से टीचर से। जो पीछे वाले बच्चे हैं, क्योंकि वो बीच से दिख रहे हैं टीचर्स को, तो वो भी उनको अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं टीचर भी, और बच्चे भी उनसे अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। फिर दूसरा जो एक और फोटो है, इसमें क्या है, इधर दोनों साइड में स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे टीचर हैं, तो वो भी कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, पूरा ये इस तरह से है, ये क्योंकि ये छोटा ग्रुप है, तो छोटा ग्रुप वो अर्धचंद्राकार वाला जो है ये उसमें बैठे हैं। उसके बाद है जो फोर्थ वाला है, उसमें इस तरह लाइन से बैठे हैं, एक इधर, मतलब दोनों साइड टीचर के और एक सामने। तो टीचर दोनों साइड वालों को भी देख सकते हो और सामने वालों को भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें देखिए फिफ्थ वाले में क्या है, ऐसे गोला बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी अर्धचंद्राकार का ही एक वेरिएशन है, मतलब इसमें जब ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो उसको एक गोला जैसा बना देंगे। फिर उसके बाद है देखिए लास्ट वाला, जैसे हम क्लासेस में बैठते हैं ना, एक सीट पे दो स्टूडेंट्स बैठते थे स्कूल टाइम में, तो वो इस तरह बैठे हुए हैं, और फिर क्योंकि बड़ा एक पूरा ग्रुप होगा, 30-40 लोगों की क्लास होगी, तो ये इनके बारे में ना बस इसमें दिखाया गया है इस बुक में। लेकिन बात सिर्फ वो अर्धचंद्राकार की बात की गई है कि हमें अर्धचंद्राकार में बैठाना है। ठीक है, लेकिन ये सारे जो फोटो, मतलब ये बस फोटो में दिए हुए हैं कि ऐसे ऐसे हम बिठा सकते हैं। लेकिन बात इसमें अगर होती है कि छोटे ग्रुप के लिए अर्धचंद्राकार और बड़े ग्रुप के लिए लाइंस, ऐसे पंक्ति के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोग को। अच्छा, मैम स्क्रीन थोड़ी बढ़ा दीजिए, बहुत छोटी दिख रही है। देखिए, ये आप एक मिनट, आप लोग अपनी तरफ से भी इसको ये बड़ा ठीक है कर मैम। सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे 2 मिनट दीजिए, मेरा मैं जरा इसको चार्जिंग पे लगा दूं लैपटॉप को। हाँ जी, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस मैम।
हाँ जी, तो ये वाली बात समझ आई जो मैं आपको अभी बताया, ये फोटो जो दिखाया, इसमें देखिए ये अर्धचंद्राकार वाला है और ये जो गोल चंद्राकार में मतलब जो दिया हुआ है, जो थोड़े बड़े ग्रुप के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में इसमें बताया और एक पंक्ति के बारे में बताया है, जो इसमें दिखाया तो नहीं गया लेकिन पंक्ति के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। चर्चा विमर्श, डिस्कशन। पाठ के अंत में थोड़ी देर के लिए प्रश्नोत्तर का कार्य करने से उपलब्धि या मूल्यांकन होने और छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण करने में सहायता मिलती है। मतलब जब हमारा पूरा हो जाए, हम अपना डिस्कशन कंप्लीट कर ले, पूरा पढ़ ले, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर वाला होना चाहिए टाइम। तो उसके लिए क्या है, वो हमारे मतलब स्टूडेंट्स के मूल्यांकन के लिए भी जरूरी है। और छात्रों की कठिनाई मतलब अगर स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम आई बीच में कि उनको कुछ समझ नहीं आया, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। निम्नलिखित संकेत प्रश्नोत्तर या चर्चा के कार्यों में उपयोगी होंगे। तो पहला है, छात्रों को प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करे और अपने विचार चर्चा हेतु समूह को संबोधित करे। पहले तो सबसे पहली बात, जब लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे, छात्रों को, स्टूडेंट्स को हमें बोलना है कि आप लोग क्वेश्चन करिए। ठीक है, और ताकि वो प्रोत्साहित हो और विचार चर्चा हेतु समूह को संबोधित करे और अपने अपने विचार को रखे। ठीक है, वहां पे डिस्कशन करे। उसके बाद है, छात्रों द्वारा प्रस्तुत छोटे प्रश्न को ना तो हतोत्साहित करे और ना ही उनकी हंसी उड़ाए। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट का कोई छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा कोई क्वेश्चन है, उसके लिए क्या है, हमें उनको उनका ऐसे हंसी नहीं उड़ानी है कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग। ठीक है, कोई छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो आप लोग को उसका मतलब टीचर को उसका आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद है, यथासंभव सभी छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करने का प्रयास करें, ना कि कुछ ही छात्र सदा उत्तर देने में आगे रहे। तो इसका मतलब है कि जो भी स्टूडेंट्स है, हमें हर एक स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है अपने साथ, ना कि ऐसा ऐसा नहीं करना कि जो 2-4 स्टूडेंट्स जो आंसर दे रहे हैं बस उन तक ही नहीं सीमित रहना है, सारे स्टूडेंट्स को हमें अपने साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, उसके बाद है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा मर्यादित करना योग्य होगा। और चर्चा में मतलब क्या है, इसमें क्या बताया है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हमें उस पे ही चर्चा करनी है, चर्चा को मर्यादित रखना है। मीन्स यही बात है कि हम कभी कभी क्या होता है कि टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ एक ऐसी चीज आ गई, हम पूरा भटक जाते हैं उस टॉपिक से, एकदम हम आगे आगे मतलब उस जो जिस चीज पे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं उससे एकदम भटक के अलग ही उसमें चले जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट जो बिंदु है, हम उन पे ही चर्चा करें। उसके बाद है, चर्चा के कार्य में अध्यापक छात्र से अधिक जानने वाला होना चाहिए। यदि किसी बिंदु को अध्यापक नहीं जानता है या उसे नहीं समझ पाता है, मतलब क्या है कि जो जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो हम जो टीचर है वो ज्यादा जानने वाला होना चाहिए, क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर दे सके। लेकिन यदि किसी बिंदु को अध्यापक नहीं जानता है, अगर किसी को नहीं जानता है किसी टॉपिक के बारे में टीचर, तो उसे नहीं समझा पाता है, तो उसे निसंकोच अपनी असमर्थता मान लेनी चाहिए और बता देना चाहिए कि वह बिंदु को अगली बार समझा देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अभी जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि मैंने भी उसको नहीं पढ़ा या फिर मैं भी उसको नहीं बता पा रही हूँ, तो निसंकोच मुझे बोल देना है कि मैं आपको ये कल बताऊंगी, मैं भी इसको सीख के बताऊंगी। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, मतलब हमें स्टूडेंट को एक सही ही आंसर देना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी अपनी तरफ से मतलब हमें जो थोड़ा थोड़ा पता है उसको जोड़ तोड़ के बता दें। लेकिन हमें क्या करना है,
ऐसा नहीं करना, जोड़ तोड़ के नहीं बताना। अगर हम किसी चीज में क्लियर नहीं है तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स को कि हम अगली बार बताएंगे। ठीक है, तो ये एक होना चाहिए। उसके बाद है, यह ध्यान में रखिए कि छोटे बालक इतने परिपक्व नहीं होते कि वे समूह चर्चा के कार्य में सहभागी हो सके, अतः उन्हें अन्य प्रकार से कार्य में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करें। तो जो छोटे स्टूडेंट्स है, अगर हम किसी छोटी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम मतलब उनके साथ समूह चर्चा नहीं कर सकते। जैसे उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज की बात नहीं है, मतलब उसमें वो लोग इतना ज्यादा बात नहीं कर पाते, चर्चा नहीं कर पाते। तो उनको किसी और तरीके से, मतलब जैसे कोई कोई छोटा मोटा उनको एक टास्क दे दिया, या लास्ट में उनसे कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछ लिए, वो क्या बता रहे हैं, मतलब ऐसे हम अलग अलग तरीके से लेकिन उनसे भी चर्चा कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया। उसके बाद है, प्रश्न कार्य को दिए जाने की समय अवधि मर्यादित रखे, केवल महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्नों पर चर्चा होने की दृष्टि से प्रयास करें। मतलब जो एक प्रश्न काल है, जो क्वेश्चन का एक टाइमिंग है, उसको हमें मर्यादित समय अवधि तक रखें। मतलब अगर लास्ट में हमें 5 मिनट मिल रही है, क्लास खत्म होने वाली है, 5 मिनट है, तो हमें उसी 5 मिनट में अपने सारे क्वेश्चंस को निपटाना है, खत्म करना है, और फिर आगे की क्लासेस या जो भी आप लोग का काम है उसको करना है। तो एक समय अवधि होनी चाहिए, और जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो आपके ही टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, कम महत्व के प्रश्नों पर समय ना लगाए। अगर कोई प्रश्न, अगर ठीक है स्टूडेंट ने अगर कुछ पूछा है तो मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमें उसको थोड़ा बता के और उसको वहीं पे बाइंड अप करना चाहिए। ठीक है, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसमें लास्ट आता है पाठ अतिरिक्त अभ्यास। मीन्स लास्ट में जो एक पूरा हो गया उसके बाद हमें क्या करना है। तो योग अभ्यास को प्रारंभ करने और परिविधियों को स्पष्ट करने के कार्य चालू होने पर छात्रों को अपने घर पर उसे स्वयं अभ्यास करने को प्रोत्साहित करें। मतलब हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोत्साहित करना है सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है, घर पर अभ्यास करने में छात्रों को प्रेरित करते रहे और उन्हें सब प्रकार से अशुद्धियां सुधारने, संपरिवर्तन और सुधार करने हेतु अगले कालांश में सहायता करने का आश्वासन दे। मतलब जो घर पर जो स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते, उनको प्रेरित करे कि वो करते रहे, और सब प्रकार से अशुद्धियां सुधारने, मतलब जो भी उनकी कुछ प्रैक्टिस में कुछ अशुद्धि है या वो उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सुधारने, उसमें सम परिवर्तन, थोड़ा चेंजेस लाने और सुधार करने हेतु अगले कालांश में सहायता करने का आश्वासन दे। मतलब उनको आश्वासन दे अगर वो कुछ चीज को गलत भी सीख गए हैं, कि हम अगले टाइम में या फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी हेल्प करेंगे उसको ठीक करने में। ठीक है, तो ये लास्ट के कुछ पॉइंट है कि सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं टीचर, और जो आपकी कुछ अशुद्धियां है या कुछ चेंजेस करने हैं, सुधार करना है, तो उसके लिए आपको बोल रहे हैं कि आपको कल की क्लास में मैं इसको सिखाऊंगा या इसमें आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो यहीं पे आपका 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। ये पॉइंट्स सबको क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, तो आगे चले हम। जी मैम। 6th चैप्टर पे हम चलते हैं, जिसका नाम है योग में अध्यापन साधन तथा इसका महत्व। ठीक है, तो अध्यापन के साधन और उसका क्या महत्व है, इसके बारे में इसमें बात की गई है। तो श्री कमिनियस ने कहा, सभी अध्ययनों की नींव इंद्रियों संवेदी वस्तुओं को स्पष्टता प्रस्तुत करने में निहित है, जिससे कि उन्हें आसानी से मूल्यांकित किया जा सके। अच्छा, बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको, जो पहले हमने पॉइंट्स पढ़े कि इसमें बहुत ज्यादा हिंदी 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 है तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ है?
नहीं मैम, आ रहा है समझ में। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं कुछ कर दूंगी उसमें, कुछ वर्डिंग्स ऐसा ऐड। उसके बाद देखिए, तो इसमें एक डेफिनेशन दी गई है श्री कमिनियस के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या बोला है कि सभी अध्ययनों की नींव इंद्रिय संवेदी वस्तुओं को स्पष्ट सा प्रस्तुत करने में निहित है, जिससे कि उन्हें आसानी से मूल्यांकित किया जा सके। तो जो भी हम कुछ भी पढ़ते हैं, उनकी नींव जो है वो हमारी इंद्रियों पे, जो हमारी जो आँख कान नाक, हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करती है। इसमें ऐसा बताया, इंद्रिय संवेदी वस्तुओं को स्पष्टता प्रस्तुत करने में निहित है, जिससे कि उन्हें आसानी से मूल्यांकित किया जा सके। तो जिससे हम उसको आसानी से मूल्यांकित, उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो उपयुक्त विषय को समझने तथा सीखने के लिए ये साधन प्रभावशाली तरीके, प्रारंभक तथा अभिप्रेरक है। तो इसको ही सीखने के लिए जो हमने अभी बात की कि सारी जो इंद्रियां है, वो नींव है उस चीज की कि हम किस तरीके से सीख रहे हैं, वो सब डिपेंड करते हैं हमारी इंद्रियों पे। ठीक है, हमारा इवेल्युएशन की जो, मतलब हम इवेल्युएशन इजीली कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताया कि उपयुक्त विषय को समझने के लिए, इसको समझने के लिए तथा सीखने के लिए ये साधन प्रभावशाली तरीके हैं। मतलब जो हम आगे साधनों के बारे में पढ़ेंगे वो प्रभावशाली है, प्रारंभक तथा अभिप्रेरक है। मतलब हमें स्टार्ट देने वाले, और हमें अभिप्रेरक मतलब उस चीज में हम बहुत रुचि रखे, उस चीज को। अभिप्रेरक का एक वर्ड किसी को याद आ रहा है? अम, जो बिल्कुल अभिप्रेरक के बारे में जो होगा वर्ड, मतलब हमें प्रेरणा। encouragement हाँ encourage हाँ, हाँ जी हाँ जी, एनकरेज। तो ऐसा करने में, एनकरेज करने में और एक स्टार्टअप देने के लिए हमें मतलब वो एक प्रभावशाली तरीका है, ऐसा इसमें बताया है। तो साधनों के विभिन्न प्रकार हैं। तो सबसे पहला है, अध्यापक को अधिकतम संभावित चैनलों जैसे मोटर तथा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसके द्वारा छात्र उपयुक्त विषय को अपनी उस कौशलता के साथ समझ सके। तो इसमें वही बात की गई है फिर से, जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। उसमें क्या था कि हम जितनी ज्यादा इंद्रियों से रिलेट करके किसी चीज को भी पढ़ेंगे, किसी भी विषय के बारे में जानेंगे, तो हम उसको उतना ही ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे, उतना ही ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, छात्र उपयुक्त विषय को उसकी कौशलता के साथ समझ सके। ठीक है, मतलब पूरा स्किलफुली हम उसको समझ सके, जितनी ज्यादा हम इंद्रियों का उसमें यूज कर रहे हैं। उसके बाद है उडियान। उडियान है ये, ठीक है। उडियान, नौली, अग्निसार जैसे अभ्यासों को बेहतर समझने के लिए स्पर्श रूप को प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम जब हम उडियान करते हैं या फिर नोली करते हैं, अग्निसार करते हैं, तो टीचर्स ऐसे मतलब हाँ टच करके देखते हैं कि मतलब जैसे उडियान करते हैं तो पेट पूरा अंदर जा रहा है, या फिर नोली कर रहे हैं तो वो घूम रहा है। तो ये जो चीज है, मतलब इसमें हम स्पर्श भी करके देखते हैं, तो ही हम इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्पर्श करके भी हमें कुछ चीजों को समझाना पड़ता है या समझाना चाहिए। तो इस रूपात्मक को अंधे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो मतलब ये ऐसा बताया गया है कि जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी ये अच्छा एक मतलब पॉइंट है कि वो भी उस तरीके से इसको सीख सकते हैं स्पर्श के हेल्प से। जैसे उनको ऐसा देखने में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो हम उनको स्पर्श के हेल्प से उसको सिखाएंगे तो उनके लिए भी ये प्रभावी होगा। ठीक है, उसके बाद यौगिक अभ्यासों के विभिन्न मानकों को अंधे व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसे सभी संभावित चैनलों द्वारा प्रयोग करें। तो इसके कुछ पूरे साधन बताए हैं, जैसे कान जैसे ग्रामोफोन, रेडियो। ठीक है, आंख जैसे चित्र, सिनेमा, ब्लैक बोर्ड,
बुलेटिन, मतलब ये कान के लिए, आंख के लिए अलग अलग से बताए गए हैं। तो कान के लिए जैसे ग्रामोफोन या रेडियो हम यूज करते हैं। आंख जैसे चित्र, सिनेमा, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, मानचित्र मतलब चार्ट वगैरह या आरेख, तो ऐसे जो देखने वाली चीज है ये उसके लिए बताया है कि हम ब्लैक बोर्ड से कुछ सीखते हैं, बुलेटिन बोर्ड पे जो हम कुछ कुछ बना हुआ होता है उससे। ठीक है। और अब बताया है दोनों आंख तथा कान, जैसे ध्वनि, चलचित्र, दूरदर्शन, तो इसमें क्या बताया, दोनों, जिसमें हम दोनों चीज का यूज करते हैं, आंखों का भी और कान का भी। तो जैसे हम कोई मूवी देखते हैं या फिर हम कुछ एक मूवी से कुछ सीखते हैं, या फिर जो भी आजकल बहुत सारी चीजें हम इसमें ले सकते हैं, कोई वीडियोस है जो अभी हम कर रहे हैं, ये भी एक दोनों आंख तथा कान का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद है गतिविधि, जैसे शैक्षणिक दौरा तथा यात्रा। और गतिविधियों में क्या, जैसे कोई एजुकेशनल टूर्स वगैरह होते हैं, स्टडी टूर्स वगैरह होते हैं, तो उससे भी हम कुछ अलग अलग चीजें सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद है अन्य तरीके, जैसे समाचार पत्र, किताबें, यौगिक ड्रामा। तो अलग अलग तरीके और क्या बताया है, जैसे हम न्यूज़पेपर से, बुक्स से कुछ सीखते हैं। यौगिक ड्रामा या मतलब हम कुछ ऐसा ड्रामा, जो नाटक होते हैं अलग अलग तरीके के, उनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। तो ये इन्होंने किस किस का, पहले कान का यूज बताया है रेडियो ग्रामोफोन से, फिर आंख का बताया है सिनेमा, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन, मानचित्र, चार्ट, आरेख से, और फिर दोनों आंख तथा कान के लिए, और फिर लास्ट में गतिविधि जैसे शैक्षणिक दौरा तथा यात्रा। ठीक है। तो ये इन्होंने साधनों के बारे में बताया है। उसके बाद है सभी संभावित चित्रों का प्रयोग। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जो एक कोई चित्र होता है, कोई पिक्चर है, तो वो यह विदित तथ्य है कि अच्छा चित्र हजारों शब्दों के सदृश होता है। मतलब हमने एक चित्र दिखाया, एक पिक्चर दिखाई, तो वो इतना ज्यादा बोलती है जितना एक 1000 वर्ड्स अगर हम बोले, उससे भी ज्यादा एक चित्र बोलता है। इसमें ऐसा बताया गया है कि हम, क्योंकि अलग अलग पिक्चर से हम अलग अलग चीजों को सीखते हैं, और उसके जो भी उसमें बने हुए होते हैं, कुछ भी ड्राइंग उसमें बनी हुई होती है, तो हम उससे बहुत सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग भी उसको मतलब हम कर लेते हैं कि हम वो क्या कहना चाह रहा है, एक जो चित्र है वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो एक बहुत सारे शब्दों से भी अच्छा बताया गया है एक चित्र को देखना और उसको समझना। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे कोई पोस्टर्स वगैरह होते हैं या फिर किसी भी चीज का पहले हमें एक चित्र दिखाया जाता है, एक पिक्चर दिखाई जाती है कि हम उससे क्या समझ पा रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा कोई भी, जैसे मान लीजिए हम एक पोस्टर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें इतनी सारी चीजें लिखी है। अगर हम योगा के लिए, क्लासेस के लिए एक पोस्टर बना रहे हैं मान लो, तो हमने बहुत सारी चीजें उसमें लिख दी कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट है, बहुत सारी चीजें हमने लिख दी। ठीक है। लेकिन अगर हमने एक उसमें अलग से अपनी फोटो लगाई जिसमें हम क्लासेस ले रहे हैं ऐसा कुछ, तो वो जो क्लासेस लेने वाली चीज है वो अट्रैक्ट करती है किसी किसी भी लोग, मतलब किसी को भी वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है हमारे वर्ड्स से ज्यादा। जो हमने इतने सारे वर्ड्स लिखे हैं उससे ज्यादा अट्रैक्टिव है वो एक पिक्चर। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पिक्चर का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी एक पोस्टर में, या किसी भी हम जो भी पोस्टर्स वगैरह जो भी बनाते हैं। तो इन चित्रों को बहुत अधिक समय लटका कर रखे तथा अध्यापक छात्रों को बहुत आसानी से इनके विस्तृत वर्णन को समझा सकता है। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो चित्र है, मतलब इसमें बात की गई है जैसे हम योगा क्लासेस में कुछ पोस्टर्स लगा के रखते हैं, ठीक है, तो उनको लगा के रखना है ताकि जो स्टूडेंट है वो उसको आसानी से समझ सके उन सब चीजों को। ठीक है। उसके बाद है अध्यापन साधनों के लाभ।
उसमें क्या है, प्रत्यक्षता सीखने वाला पाठ को शीघ्रता तथा प्रभावपूर्ण ढंग से सीख जाता है। जो हमने अभी साधनों के बारे में पढ़ा, तो उसमें क्या दिया गया है कि प्रत्यक्षता सीखने वाला पाठ को शीघ्रता तथा प्रभावपूर्ण तरीके से सीख जाता है। ठीक है, जो हम जब यूज करते हैं अलग अलग टूल्स का, तो जो सीखने वाला है, जो स्टूडेंट है, वो उसको प्रभावपूर्ण तरीके से सीख जाता है। यह अध्यापक को पाठ सिखाने में छात्रों को अभिप्रेरित या उत्प्रेरित करने में सहायता करता है। यह टीचर्स, मतलब ये क्या है, ये टीचर्स को भी हेल्प करता है सिखाने में छात्रों को, और उनको ज्यादा एनकरेज करने में, तो ये बताया गया। उसके बाद है, यह छात्रों को व्यस्त रखता है तथा वे सोचना शुरू करते हैं। और क्या, ये जो जब हम किसी टूल्स का यूज करते हैं, तो छात्र ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो बिजी रहते हैं उसको सीखने में। ठीक है, तो ये सोचने में उनको हेल्प करता है, उनको नई नई चीजों को सोचने में हेल्प करता है और उनको बिजी रखता है। उसके बाद है, इस माध्यम से प्रदान किया गया ज्ञान अपने प्रभाव के कारण लंबे समय तक विद्यमान रहता है। तो जब हम ऐसे कुछ टूल्स टेक्निक की हेल्प से सीखते हैं, तो वो जो ज्ञान है वो लंबे लंबे समय तक याद रहता है। जैसे हम किसी पिक्चर के हेल्प से सीख रहे हैं, तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक हमें दिमाग में रहता है। कोई पिक्चर हमारे दिमाग में ज्यादा जल्दी सेट हो जाती है, वो ज्यादा जल्दी हम सीख जाते हैं, उसको समझ जाते हैं। तो ये बताया गया है कि वो ज्यादा लंबे समय तक आप विद्यमान रहता है। उसके बाद है, प्रदर्शन तथा विभिन्न साधनों के कारण उपयुक्त विषय को छात्रों के लिए और अधिक स्पष्ट किया जाता है। तो वही प्रदर्शन के बारे में बताया गया। प्रदर्शन या विभिन्न साधनों के कारण, जो अलग अलग टूल्स टेक्निक हम यूज करते हैं, उसके कारण उपयुक्त विषय को, जो भी कोई आपका सब्जेक्ट है, वो छात्रों के लिए ज्यादा क्लियर होता है, अधिक स्पष्ट होता है, किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है, पाठ का वांछित उद्देश्य तुरंत ही पूरा हो जाता है। तो जो हमारे पाठ पढ़ाने का उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पाठ को पढ़ाने का, वो तुरंत ही पूरा हो जाता है, उसी टाइम वो पूरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए होते हैं, या फिर हम उसको बहुत अच्छे से सीख जाते हैं उसी टाइम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करता है। उसके बाद है, छात्र सर्वोत्तम निर्णायक होते हैं कि साधन प्रभावशाली है या नहीं। तो जो स्टूडेंट्स है, वो निर्णायक होते हैं कि जो साधन है, मतलब अगर मैंने कुछ सिखाया आप लोग को और आप लोग ने तभी उसका आंसर दे दिया, तो मुझे ये समझ आएगा कि हाँ, ऐसे स्लाइड से सिखाने में या फिर ऐसे स्लाइड से पढ़ने में वो ज्यादा अफेक्टिव होगा आप लोगों के लिए। तो वो निर्णायक है, मीन्स जो स्टूडेंट्स है वो निर्णायक है कि वो जो साधन है वो प्रभावशाली है या नहीं। ठीक है, अतः योग शिक्षक को साधन तैयार करने के मूलभूत सिद्धांतों का पता होना चाहिए। तो लास्ट में इसमें यही बताया है कि जो योग शिक्षक हैं, उनको इन साधनों के बारे में और इन सब साइंटिफिक जो सिद्धांत है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनका पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? यस मैम। हाँ जी, तो अभी हम कर सकते हैं एक और पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है, अध्यापन साधनों को चयन करने के सिद्धांत तथा उनके प्रारंभिक चरण। तो हमें कैसे साधनों का चयन करना है, उसके लिए बताया गया है कुछ प्रिंसिपल्स। तो इसमें बताया है, सबसे पहले अध्यापक को अति सावधानी पूर्वक अध्यापन साधनों का चयन करना चाहिए, उससे सुपरिचित होना चाहिए। मतलब कोई भी टीचर को जिस साधन से हमें पढ़ाना है, वो उसको सावधानी पूर्वक उसको चुनना चाहिए, उसको चूज करना चाहिए, और जो टीचर है वो उससे सुपरिचित हो कि ये किस तरह से काम करता है, या इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या क्या क्या इसकी मतलब बेनिफिट नहीं हो सकते, जो इससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है वो क्या है, मतलब उसके बारे में सब कुछ टीचर को पता होना चाहिए, जो भी वो साधन के यूज कर रहा है। ठीक है, उसके बेनिफिट्स, उसके
जो सही नहीं है, नेगेटिव चीजें उसकी, तो वो सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद है अध्यापन साधनों का प्रयोग करने में नवीनता होनी चाहिए, व सजीव होना चाहिए। मीन्स जो अध्यापन साधनों का प्रयोग करने में, जो हम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं उनमें कुछ न्यू नवीनता होनी चाहिए और वो सजीव होना चाहिए। हम उनसे अच्छा, सजीव का मतलब इसमें क्या होगा, कोई बताओगे आप मुझे? सजीव मैम, हाँ जी, जैसे बात मैम डायरेक्ट लाइव लाइव होना लाइव चाहिए जो। प्रॉफिटेबल, आवाज क्लियर नहीं हो रही लाइवली, आपकी, क्या बोल रहे हो? मैम लाइवली होना चाहिए, लाइवली। लाइटली, नहीं, मैम लाइवली, लाइव लाइव। लाइवली। लाइव। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब वही है कि वो चीजें जो है न्यू होनी चाहिए। मतलब जो जब हम किसी भी चीज को पढ़ाए तो वो चीज हमें भी समझ आनी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी समझ आनी चाहिए कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है कक्षा में साधनों के अधिक प्रयोग को टालना चाहिए। प्रयोग करने या प्रस्तुत करने से पूर्व साधनों को तैयार करना चाहिए और उनको विधिवत जांच करनी चाहिए। मतलब कक्षा में साधनों के अधिक प्रयोग को टालना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज को भी हमें टालना चाहिए कक्षा में। क्योंकि क्या होगा, अगर हम पूरा टाइम उसी जो टूल्स टेक्निक्स है जो उनको ही अगर हम यूज करते रहेंगे तो हम स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं दे पाएंगे उतना। तो उनको भी थोड़ा थोड़ा टालना चाहिए। ठीक है, हम एक चीज को यूज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज को भी टालना चाहिए। और पहले ही जो भी हम जिस तरीके से भी हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसको हमें पहले से मतलब पहले से उसको देख लेना चाहिए, उसकी पूरी जांच कर लेनी चाहिए कि हम उस टाइम उसको कर पाएंगे कनेक्ट कि नहीं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी कोई आज क्लास है और पीपीटी प्रेजेंटेशन है मान लीजिए, और हमारा क्या हुआ कि वो जो स्क्रीन है वो नहीं चल पा रही, तो हमारा बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले से टीचर को पहले से उस सब की तैयारी करनी चाहिए और उसकी जांच करके तभी हमें उस साधन को यूज करना चाहिए क्लास में। ठीक है। उन्हें तब प्रयोग करना चाहिए जब छात्र उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हो। तो किसी भी ऐसी हम टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स है वो उसको ग्रहण करने के लिए रेडी है कि नहीं। मतलब उनके लिए वो हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। जैसे हम किसी चीज का यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो इतना ज्यादा टेक्निक, मतलब उसमें इतनी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर सीखने के लिए हमें उसको टाइम चाहिए, तो स्टूडेंट उसको सीखने के लिए ही पूरा टाइम दे देगा। जो सीखना है उसको, सच में जो उसको सीखना है, उसको जो पढ़ाई करनी है उसमें वो अपना पूरा टाइम नहीं दे पाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि स्टूडेंट जो है वो उसको सीखने के लिए रेडी है कि नहीं। ठीक है, या उससे सीख पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद है इनका सामयिक प्रयोग करना चाहिए तथा हो अ, तथा तकनीकी रूप से उत्कृष्ट हो उन्हें क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब इनको समय सामयिक प्रयोग करना चाहिए, मीन्स वो कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें उनको यूज करना चाहिए। और तकनीकी रूप से उत्कृष्ट हो उन्हें क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। और जो भी टेक्निक के हिसाब से जो बड़ा बड़ा हो, मतलब कोई एक चीज है, जैसे पहले हम सीख रहे हैं अ, किसी फोटोज को दिखा के हम सीख रहे हैं, फिर हम उसके बाद थोड़ा और आगे, मतलब एक जो हमने पढ़ी थी ना प्रोग्रेसिव लर्निंग, कि हमें एक क्रमबद्ध तरीके से सीखना है। पहले हमें एक छोटी सी सीखनी है, फिर उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे। तो इस तरीके से एक पूरा क्रमबद्ध तरीके से हमें सीखना चाहिए किसी टेक्निक को भी। उसके बाद है अंत में चर्चा की जानी चाहिए कि साधन के द्वारा छात्रों ने क्या समझा है। तो लास्ट में जब पूरा हो जाए तो हमें स्टूडेंट्स से चर्चा करनी चाहिए कि उन्होंने क्या समझा, उस साधन के द्वारा उनको कुछ समझ में आया कि नहीं, या फिर वो उनके लिए हेल्पफुल था कि नहीं। ये सब हमें उनसे चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद है इस पर अत्यधिक खर्च नहीं होना चाहिए।
तो लास्ट में बताया है कि जो साधन है उन पे बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होना चाहिए। जो हमारा मेन मोटिव है पढ़ाना स्टूडेंट्स को, तो उस पे ही हमें रहना चाहिए। उस मतलब टूल्स को उसी के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। बहुत ज्यादा खर्च भी हमें इस पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये इतना हमारा कंप्लीट हुआ। आज हम इतना ही करते हैं। ये कल आपका कंप्लीट हो जाएगा 6th चैप्टर भी। हाँ जी, समझ में आए ये पॉइंट्स आप लोग को? हाँ जी, तो हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा? अभी 4 मिनट्स है, एक बार बस पॉइंट्स बताइए आप लोग। मृदुला जी बताएंगी आज हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े। मैम कोई और बता दें, मैं थोड़ी बाहर हूँ। अच्छा ठीक है, और कोई बताएंगे? पूनम जी, पूनम जी आप बताओ। चर्चा विमर्श में हमने देखा कि छात्रों को प्रोत्साहित करें क्वेश्चन पूछने के लिए। और जो भी प्रश्न पूछे, छोटे प्रश्न हो तो उनकी हंसी वगैरह नहीं बोले तो वो अवॉइड करे। और छोटे बच्चों को चर्चा विमर्श नहीं करना है, उनको थोड़ा छोटा मोटा असाइनमेंट देकर विषय को प्रोत्साहित करना है, सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करना है। और महत्वपूर्ण जो भी बिंदु होते हैं उनमें आवश्यक है चर्चा करना। और उसके बाद असाइनमेंट क्या होनी चाहिए, पाठ के अतिरिक्त क्या होना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए कि घर पे जाके असाइनमेंट आसन वगैरह जो भी हो वो, और कुछ रिपेयरिंग, कुछ सुधार किया जा सके, परिवर्तन, तो वो अशुद्धियाँ हो तो वो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, ऐसा उनको आश्वासन देना चाहिए। और फिर ठीक है, पूनम जी इस चैप्टर का नाम क्या था हमारे 6th चैप्टर का? योगाभ्यासों की अध्यापन विधियाँ थी। अच्छा ठीक है, संध्या जी आप बताओ। जी मैम, क्या पढ़ा उसके हेडलाइन बता दूं? हाँ जी, और ये चैप्टर का नाम भी बताना है। अच्छा, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो था हमारा 5th चैप्टर, जिसका नाम था कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट। हाँ, फिफ्थ तो हमने कल पढ़ा था, अभी हम 6th पढ़ रहे थे आज। ओके, उससे उसका स्टार्ट ही हमने किया था दृश्य श्रवण साधन। हाँ, उसका नाम मैं लिख नहीं पाई शायद। हाँ जी, साक्षी जी आप बताओ, 6th चैप्टर का हमने नाम जी पढ़ा मैम, था। इसका योग में अध्यापन साधन तथा इसका महत्व। हाँ, ये इसका नाम है 6th चैप्टर का। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अभी संध्या जी आप बताइए 6th चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? वो दृश्य श्रव्य तो 5th चैप्टर का था, लास्ट का जो पॉइंट्स थे। 6th चैप्टर के एक बार हेडलाइंस बता दीजिए मुझे, फिर हम खत्म करते हैं। जी मैम, हाँ इसमें तो चर्चा विमर्श उन्होंने बता दिया मैम ने। हम्म उसके बाद आप पाठ अतिरिक्त अभ्यास, वो भी उन्होंने बता दिया। फिर था हम्म। योग में अध्यापन के साधन और उसका महत्व था। हाँ, यही तो चैप्टर का नाम है उसमें 6th चैप्टर। हाँ जी, और हम्म यस, तो उसमें साधनों के विभिन्न प्रकार बताए, हम्म और अध्यापन साधनों के लाभ बताए। हम्म और अभी हमने देखा कि अध्यापन साधन का किस प्रकार से पूरा होना चाहिए, मतलब यूजफुल, टाइम के अकॉर्डिंग, या कितना प्रयोग करना चाहिए, कैसे होने चाहिए,
अध्यापक को भी सब पता होना चाहिए, उसके वो नवीन न्यू न्यू लाइवली और न्यू होना चाहिए, ये सब डिस्कस किया आखिर में। ठीक है। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही करते हैं। कल मैं वापस से आप लोग से पूछूंगी, तो कल आप लोग को पॉइंट्स भी बताने हैं, और जितना हो सके उनको छोटा छोटा मुझे बताना है। समराइज करने का मतलब है बिल्कुल छोटा बताना। जैसे मैं आपको एक लाइन में बता रही हूँ, आप लोग मुझे 2 वर्ड्स में उसको बताना है, ठीक है? आके उससे शॉर्ट नोट्स भी तैयार होंगे, तो कल हम शुरू करेंगे उससे ही, ठीक है? तो अभी शांति पाठ कोई कराइए। हाँ जी, हाँ जी, पूनम जी कराइए आप। हरिओम। स्पाइन इरेक्ट, शोल्डर रिलैक्स, श्वसन शांत। 3 बार ओमकार का उच्चारण। इनहेल, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। रब योर बोथ द palms। धीरे से अपने आंखों को स्पर्श करना है और आंखें खोलना है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू पूनम जी, और प्रणाम सभी को। थैंक यू। कल खत्म हो जाएगा ये? कल 6 चैप्टर लास्ट है ना? नहीं नहीं, अभी 2 चैप्टर और है, 7th 8th। 8 अच्छा, चैप्टर है ना इसमें। हाँ जी, तो 4-5 क्लासेस होगी और इसकी। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी। हेलो पुष्पा जी, लेफ्ट हो जाइए आप, रिकॉर्डिंग ऑन है। पुष्पा मैम। क्लास खत्म हुआ? सॉरी मैम। हाँ, क्लास खत्म हो गई है, आप लेफ्ट हो जाइए, रिकॉर्डिंग ऑन है क्योंकि